हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है, पूरे का पूरा एमसीक्यू फॉर्म में आज की ये वीडियो होने वाली है। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम चालू हैं जोरों पर और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। अपनी और आपकी मदद करने के लिए मैं आज की ये फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो सके। चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह की और वीडियोस लेने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, बिना देर की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल स्टेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम है नीति आयोग का। अगर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे, कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विशेष योगदान किसका रहा। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो भारत की विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारी विदेश नीति को संभाला गया था। भारत के पहले विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि 1971 में लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आए गठबंधन में शामिल दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन से थे। 1971 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये इंदिरा गांधी के द्वारा लड़ा गया था और ये जो चुनाव था किसके बीच में, कांग्रेस आर तथा कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों का गठबंधन था, कांग्रेस आर का और कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। 1974 की जो रेलवे हड़ताल थी उसके दौरान जो रेल कर्मचारी की जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी। 1974 की रेल हड़ताल में रेल कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या थी। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ थी, बोनस तथा सेवा शर्तों में सुधार चाहिए था, यात्री किरायों एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहिए या यात्री किरायों में कमी चाहिए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोनस तथा सेवा शर्तों में सुधार के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया था। अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा गया कि 1979 में असम में किस संगठन ने विदेशी लोगों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आखिर वो कौन सा संगठन था। असम गण परिषद था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, असम स्वाभिमान संगठन था या फिर स्वतंत्र असम पार्टी था। इसकी बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने ही पूरा का पूरा प्रयास किया था ताकि बाहरी लोगों को असम से बाहर भगाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं अपने, जो कि छठा प्रश्न है। इसमें कहा गया कि 1989 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम था। अगर हम 1989 के गठबंधन की बात करें तो 1989 का गठबंधन जो था वो था आपका राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं था, एनडीए नहीं था, यूपीए नहीं था, ये था राष्ट्रीय मोर्चा, जिसमें आपके जो नरसिम्हा वीवी करके कुछ थे राष्ट्रपति, जो हमारे पहले गठबंधन के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, खैर आगे आ जाएगा ध्यान। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं अभी। सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। सातवें प्रश्न में कहा गया कि सोवियत प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है। सोवियत की जो प्रणाली आखिर किस विचारधारा पर आधारित है। साम्यवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर उदारवादी। उदारवादी है नहीं, मिश्रित भारत की है, पूंजीवादी के खिलाफ हो सख्त रहते हैं, तो इसमें एक ही बच गया, साम्यवादी। साम्यवादी विचारधारा के साथ चलते हैं।
जितने सोवियत गणराज्य थे उस समय, और वर्तमान समय में रूस, चाइना जैसे देश, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? अगर हम खुले द्वार की नीति की बात करें तो चीन के द्वारा इसे अपनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन। 9वें प्रश्न में आ जाते हैं। कहा गया है 9वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अगर हम सार्क के सदस्य की बात करें तो भारत सार्क का सदस्य है, नेपाल भी है और बांग्लादेश भी है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, म्यांमार, उसे सार्क का सदस्य नहीं बनाया गया है। म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न पे आते हैं। लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का क्या परिणाम था? लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का परिणाम जो था, प्रथम विश्व युद्ध, ये बिल्कुल नहीं है। शीत युद्ध, हाँ कह सकते हैं कुछ हद तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का परिणाम रहा है। निम्न में से कौन सा सुरक्षा का पारंपरिक रूप है? अगर हम सुरक्षा के पारंपरिक रूप की बात करें तो निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ये सारे के सारे ही फैक्टर जो है पारंपरिक रूप हैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस पुस्तक में बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताया गया है? अगर वो कौन सी बुक है? क्लब ऑफ रोम ने पुस्तक प्रकाशित की थी, पर यह कोई पुस्तक नहीं है। लिमिट्स टू ग्रोथ उस पुस्तक का नाम है। पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन कोई पुस्तक नहीं है। ब्लैक फ्यूचर कोई पुस्तक नहीं है। ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ है ये पूरा का पूरा, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है हिंदी में। तो लिमिट्स टू ग्रोथ, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 13वें प्रश्न की तरफ हम आ गए। 13वें प्रश्न में कहा गया कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सी चीज सही है वैश्वीकरण को लेकर? कहा गया कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, ये भी जरूरी है नहीं है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है और वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अगर हम बात करें वैश्वीकरण का जो संबंध है वो जुड़ाव से आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 14वें प्रश्न पे आ गए। गृह राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जिन्ना के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिन्ना के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था, गृह राष्ट्र सिद्धांत। 15वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें 15वें क्वेश्चन में कहा गया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा स्पीकर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने। 16वें प्रश्न में कहा गया कि शीत युद्ध के दौर में दोनों खेमों में किन कारणों से टकराव था? आर्थिक और राजनीतिक कारण, सैन्य प्रभुत्व या हथियारों का निर्माण या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें शीत युद्ध में तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो उपरोक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17वें प्रश्न पर आ गए हम। 17वें प्रश्न में कहा गया कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? वो ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे या ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद थे। तो इनमें से आखिर कौन से थे? तो इसमें से सबसे राइट उत्तर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद। पहले राष्ट्रपति, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के, केरल से थे ये। 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 18वें प्रश्न में कहा गया कि वह प्रसिद्ध साम्यवादी एवं नक्सलवादी नेता जिन्होंने भारतीय साम्यवादी पार्टी छोड़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो वो किसके द्वारा बनाई गई?
जगजीवन राम के द्वारा, चारू मजूमदार के द्वारा, चौधरी चरण सिंह के द्वारा, या जेसी शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चारू मजूमदार के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। भारत के किस क्षेत्र को सात बहनें कहा जाता है? सात बहनें मतलब सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को, उत्तरी राज्यों को, या फिर पश्चिमी राज्यों को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है पूर्वोत्तर राज्यों को। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारे, जहाँ पर 7 राज्य हैं, जो असम है, आपका मिजोरम है, मणिपुर है ना, मेघालय है, ये सब जो राज्य है इन्हें पूर्वोत्तर राज्य की संज्ञा दी जाती है। 7 बहनें कहा जाता है इन्हें। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम अपने। कह रहा है कि 1999 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किस नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया? तो अगर हम 1999 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या आई.के. गुजराल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था 1999 के लोकसभा चुनाव में। अपने 21वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? अगर हम बर्लिन की दीवार की बात करें तो 1961 में, 1991 में, 1989 में, या फिर 1964 में। तो बच्चों इसको 1991 में गिराया गया था और 9 नवंबर 1981 सॉरी बच्चों ये उत्तर सही नहीं है, दूसरा वाला जो नीचे वाला है 1989, 9 नवंबर 1989 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही 1989 में ही पहले बर्लिन की दीवार गिरी थी, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अपने 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 22वें प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार लिखिए। कालक्रम के अनुसार लिखना है इसे। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। अगर हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की बात करें तो सेकंड वाला जो था वो सबसे पहले हुआ था, सेकंड वाली जो घटना है। उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ की। तो सेकंड जो भी पहला है यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 23वें प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से किस नेता ने पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की? अगर हम पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र की बात करें, जैसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और सन 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान रहा करता था, तो इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने माना, शेख मुजीबुर रहमान ने माना, जुल्फिकार अली भुट्टो ने मांगा, या फिर जनरल आयूब खान ने मांगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। अपने 24वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 24वें प्रश्न में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, रूस में, या फिर बेल्जियम में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर ये स्थित है। अपने आखिरी प्रश्न पर हम आ जाते हैं। आखिरी प्रश्न में हमारे कहा गया है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम किस वर्ष हुई थी? 1975 में की गई, 1978 में की गई, 1972 में की गई, या फिर 1976 में की गई? आखिर किस वर्ष इस संधि को किया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1972। इस संधि को 1972 में किया गया और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के नाम से इसे जाना जाता है, 1972। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको देता है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर, साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।